हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज जिस लड़के की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे बदनसीब लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी और ना ही आपको कहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से इस लड़की की मौत हुई थी, जिस वजह से इस लड़की का खून हुआ था, वो वजह जानकर आपका दिल दहल जाएगा। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये क्राइम स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, खून खराबा नहीं बर्दाश्त कर सकते तो प्लीज़ ये वीडियो को यहीं पे एंड कर दीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो चलिए मेरे साथ सब कुछ बताऊंगा इस लड़की के बारे में, इसकी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट, क्राइम स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। दिन था 23 फरवरी 1987 का, जब जे पोडामैन नाम की इस लड़की के पास अपनी मां का फोन आया। असल में ये लड़की नॉर्थ कैरोलिना के लेलैंड इलाके में अपने छोटे से नवजात बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका पति यूएस मिलिट्री में था और अभी उसकी जर्मनी पोस्टिंग हो चुकी थी और ये दोनों अब अलग हो चुके थे, इनका तलाक हो चुका था। अब अपने आप का खर्चा चलाने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ तो करना ही था, तो यहाँ जे ने नौकरी स्टार्ट कर दी और पास ही बने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगी। अब यहाँ सब कुछ सही चल रहा था और यहाँ उस 23 फरवरी के दिन उसकी माँ का फोन आया और यहाँ दोनों बातें कर रही थी और ये प्लान कर रही थी कि जे अपने बच्चे का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में उसके बच्चे का बर्थडे आने वाला था। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अपने इसी बच्चे के खेलने कूदने के लिए जे ने अपने घर के अंदर एक वाटर बेड लाकर रखा हुआ था। वाटर बेड आप समझ ही गए होंगे, जिसके बाहर प्लास्टिक की थैली वगैरह चढ़ी होती है और अंदर पानी रखा होता है, जिसके ऊपर बच्चे मजे से खेलते रहते हैं और उसी के ऊपर सो भी जाते हैं। बहुत आरामदायक होता है वो। तो यहाँ जे का लड़का अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और अब उसे उस वाटर बेड की जरूरत नहीं थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे बेच दिया जाए। तो उसने इसकी एड एक पेपर में दे डाली और कमाल की बात यह थी कि 23 फरवरी के दिन ही उस पेपर वाली एड को देखकर एक आदमी आकर इस वाटर बेड को जे से खरीद कर ले भी गया। अब यहाँ दिक्कत ये नहीं थी कि जे ने वो वाटर बेड एक आदमी को बेच दिया, जबकि दिक्कत ये थी कि जे की मां ने भी एक दूसरे आदमी से यहाँ प्रॉमिस किया हुआ था कि उसकी बेटी के पास एक वाटर बेड पड़ा हुआ है और वो यहाँ जे से उससे वो वाटर बेड दिलवा देगी। और अब यहाँ वो आदमी भी खुश था कि उसे वो वाटर बेड मिल जाएगा, क्योंकि जे की मां ने उसके साथ प्रॉमिस किया था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जे ने अपनी मां को ये बताया नहीं कि उसने वो वाटर बेड पहले ही बेच दिया है। लेकिन अब जैसे ही जे ने अपनी मां को बताया कि वो वाटर बेड उसने सेल कर दिया है, तो यहाँ उसकी मां उससे बोलने लगी कि मैंने एक और आदमी से प्रॉमिस किया हुआ है वो वाटर बेड देने का, और मैंने यहाँ तुम्हारा एड्रेस भी उसको दे दिया है और वो तुमसे लेने आने वाला है आज ही। और यहाँ जे ने पलटकर अपनी मां से कहा कि ठीक है मां, आप एक काम करो, आप उसे फोन करके बोल दो कि वो ना लेने आए, क्योंकि वो वाटर बेड सेल हो चुका है। लेकिन यहाँ उसकी मां उस आदमी से उसका फोन नंबर लेना भूल गई थी, जस्ट उसे अपनी बेटी का एड्रेस दे दिया था। जिसके बाद जे ने यहाँ अपनी मां से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे वो आदमी मेरे पास आएगा वाटर बेड लेने के लिए, तो मैं उसे प्यार से समझा दूंगी कि मैंने वो किसी और को बेच दिया है और आप कहीं और जाकर ट्राई कर लें। अब यहाँ जे की मां को भी लगा कि ठीक है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जे यहाँ इसे संभाल लेगी। जिसके बाद जे की मां लॉरीन ने वो फोन कट कर दिया और यहाँ जे की मां लॉरीन को नहीं पता था कि ये अंतिम बार वो अपनी बेटी से बात कर रही है। उस दिन दोपहर होते होते जे की मां लॉरीन ने फिर से जे को फोन किया, लेकिन अब की बार जे ने फोन नहीं उठाया। कई बार उसकी मां उसे फोन कर करके ट्राई करती रही और पूछ रही थी कि क्या वो आदमी आया नहीं आया, लेकिन यहाँ जे ने फोन नहीं उठाए। अब यहाँ लॉरीन को टेंशन होने लगी कि उसकी बेटी फोन क्यों नहीं उठा रही है, जाकर देखना पड़ेगा। और यहाँ लॉरीन ने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा अपनी बेटी के घर की तरफ जाने लगी। बीच रास्ते में उसने कई बार जे को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। और जैसे ही यहाँ लॉरीन जे के घर पहुंची और पहुंचते ही उसे महसूस हो गया कि इस घर के अंदर कुछ बहुत बहुत ज्यादा भयानक हुआ है। जे के घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही लॉरीन अंदर घुसी, उसे अंदर चिल्लाहट सुनाई दी और वो चिल्लाहट किसी और की नहीं बल्कि जे के 2 साल के बेटे की थी, जिसका अभी कुछ दिनों बाद बर्थडे आने वाला था। वो भूखा था, प्यासा था और बहुत बुरी तरह से रो रहा था। नीचे पूरी तरह जांचने के बाद लॉरीन घर में ऊपर बने बेडरूम में गई और जैसे ही वो बेडरूम में घुसी और जो उसने अंदर का हाल देखा, वो उसे आने वाली पूरी जिंदगी के लिए डराने वाला था। जी हाँ, जे की लाश बेड के ऊपर पड़े हुए गद्दे के ऊपर पड़ी थी। वो गद्दा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उसका गला लगभग आधा काटा जा चुका था और उसके पैर यहाँ धड़ से लगभग पूरे ही काट दिए गए थे। यहाँ वापस लॉरीन नीचे आई और जे के बेटे से बात करने की कोशिश करी। यहाँ वो कुछ ज्यादा नहीं बोल पाया, सिर्फ उसने 2-3 शब्द ही बोले, जिसमें वो कहने की कोशिश कर रहा था मीन मैन हर्ट मम्मी मम्मी क्राई। बस उसने यही कहा, बाकी वो कुछ नहीं समझा पाया। अब यहाँ जे का मर्डर हो चुका था और ये बात उस छोटे से लीलैंड नाम के टाउन के अंदर बहुत जल्दी फैल गई। तुरंत यहाँ पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने यहाँ जांच करनी शुरू करी। शुरुआती जांच के अंदर पुलिस को बेड के बराबर में ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग पाई और वो कटिंग किसी और की नहीं बल्कि वाटर बेड की एड की ही थी और वो आदमी यहाँ अपने साथ उस कटिंग को लेकर आया था
ताकि वो ये दिखा सके कि हाँ वाटर बेड जे ने बेचने के लिए निकाला हुआ है। और यहाँ से लगभग कंफर्म हो चुका था कि उसी खरीदार ने जे का यहाँ मर्डर किया है, शायद इस बात से गुस्सा होकर कि वो उसे वो वाटर बेड नहीं दे पाई। जे की माँ लॉरीन को यहाँ इतना तगड़ा सदमा लगा था कि वो इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाई। जैसे ही कोई मीडिया वाला यहाँ आकर उनसे इंटरव्यू लेता और पूछता कि जे के साथ क्या हुआ था, तो यहाँ वो रोने लग जाती। और एक बार तो यहाँ जे की माँ के साथ ऐसा हुआ कि वो एक मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू के बीच में ही लॉरीन को हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गई। यहाँ लॉरीन हमेशा ये बात सोचती रहती थी कि उसकी बेटी के मर्डर के पीछे वही खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने तो उस आदमी को जे के घर का एड्रेस दिया था और कहा था कि जे वहां तुम्हें मिलेगी और उससे जाकर वो वाटर बेड ले लो। लेकिन उसे यहाँ ये नहीं पता था कि वो आदमी एक खरीदार बनकर नहीं बल्कि किलर बनकर जे के सामने जाएगा। और इसी बात का स्ट्रेस उसने अपने माइंड में रखा और यही स्ट्रेस उसकी मौत का कारण भी बना। यहाँ जे की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम जिल था, और यहाँ जिल ने बताया कि उसकी माँ हमेशा ही जे के बहुत क्लोज रही है और दोनों आपस में बिना पूछे कोई काम नहीं किया करते थे, और अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाना एक माँ कैसे झेल पाएगी। जिस दिन ये पूरा कांड हुआ था उस दिन जिल भी यहाँ जे के पास मिलने आने वाली थी और वो रास्ते में ही थी। और यहाँ जिल ने भी कहा कि उससे भी यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर वो थोड़े टाइम पहले यहाँ अपने घर से निकल लेती तो जल्दी यहाँ जे के पास पहुंच जाती तो ये सारा कांड शायद ना होता। लेकिन जैसे ही वो यहाँ जे के घर पहुंची, उसकी माँ पहले ही यहाँ रो रो कर बुरा हाल मचा चुकी थी। जिल ने बताया कि एक दिन पहले ही हम दोनों मिलकर बर्थडे का प्लान कर रहे थे उसके बेटे का, और यहाँ अगले ही दिन ये हाल हो गया। लीलैंड में मौजूद लोगों ने भी बताया कि जे जैसी लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। वो अकेली होकर भी अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई क्यों करेगा, इसके पीछे आखिर मोटिव क्या था। यहाँ सबसे पहले पूछताछ की गई एंजेला नाम की एक लड़की के साथ। ये एंजेला कोई और नहीं बल्कि जे की ही एक कजन थी, और वो यहाँ काफी टाइम से जे के साथ रह भी रही थी, लेकिन रिसेंटली ही वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ एंजेला ने बताया कि जे को पिछले बहुत लंबे टाइम से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग उसकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ 3 आदमी तो कुछ ऐसे थे जो 24 घंटे ही उसे परेशान किया करते थे। ये तीनों लगातार उसके घर के बाहर फूल वगैरह फेंक के जाया करते थे, पर्चियां वगैरह फेंक रहे थे, अपना फोन नंबर वगैरह फेंक रहे थे, सब कुछ यहाँ कर रहे थे जे की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। लेकिन जे ने बहुत शांति से तीनों को समझा दिया था कि वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज उसे दूरी बनाकर रखें। लेकिन ये तीनों नहीं माने। जे के पास रातों को बहुत सारी कॉल्स आया करती थी। कई बार तो वो इतनी परेशान हो जाती थी कि उसे अपनी लैंडलाइन की तार को निकालना पड़ा करता था। एक बार तो यहाँ एंजेला ने खुद उसका फोन उठा लिया और यहाँ पीछे से जो उसने आवाज सुनी उससे वो हैरान हो गई। जी हाँ, पीछे कोई आदमी बहुत भारी सी आवाज में जे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और यहाँ जे के मर्डर से लगभग 1 हफ्ते पहले ही एंजेला उसके पास ही थी, और यहाँ जब वो एंजेला जे से मिलने के लिए उसके पास उसके कमरे में गई तो यहाँ अंदर से जे के रोने की आवाजें आ रही थी। जाके उसने अंदर जे से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, तुम रो क्यों रही हो। तो यहाँ जे ने रिप्लाई किया कि वो अभी अभी एक बुरा सपना देखकर उठी है और उसने सपने में देखा कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। और यकीन मानिए जो उसने सपने में बताया वही बिल्कुल सच हुआ। जी हाँ, उसने एंजेला को सपने में कहा था कि कोई उसका गला काटने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ सच में ही जे का मर्डर गला काटने से हुआ था। यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ लग रहा था जैसे जे को सब कुछ पता हो कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। यहाँ पुलिस के हाथ अभी तक बिल्कुल खाली थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था जो यहाँ लेने आया था इस वाटर बेड को, और ये वाटर बेड शायद उसे नहीं मिल पाया और इसी वजह से उसने यहाँ जे का मर्डर कर दिया। जे की माँ से भी पूछताछ की गई और यहाँ जे की माँ ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, मेरे पास तो जस्ट एक फोन आया था और यहाँ मैंने एड्रेस दे दिया था जे का कि वहीं जाकर तुम वो वाटर बेड ले सकते हो। और जब पुलिस ने उस फोन नंबर की जांच करी तो वो फोन नंबर एक पब्लिक बूथ से था। उस टाइम पर कोई सीसीटीवी वगैरह भी नहीं हुआ करते थे जिसकी सहायता से पुलिस ये तलाश कर सकती थी कि वो आदमी आखिर कौन था, पर यहाँ पुलिस को वो आदमी कभी नहीं मिला। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ये केस धीरे धीरे कर ठंडा पड़ता गया। आज लगभग इस केस को हुए 39 साल हो चुके हैं और आज भी यहाँ लीलैंड पुलिस इस केस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो आदमी आखिर कौन था। क्या पता अब तक तो वो आदमी शायद जिंदा भी ना हो जिसने यहाँ जे का मर्डर किया था। सन 2016 में ही इस केस के इंचार्ज को बदलकर लेफ्टिनेंट इजराइल वेस्ट को यहाँ नया इंचार्ज बनाया गया है और वो आज भी इस केस की जांच कर रहे हैं।
शायद इस उम्मीद में कि वो इस केस को सुलझा पाएं। यहाँ उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इस केस को एक कोल्ड केस घोषित नहीं किया है, मतलब अभी तक हमने इस केस को बंद नहीं किया है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद हम जल्दी ही इसके पीछे की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लेंगे। हमने पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों को सस्पेक्ट बनाकर उनसे पूछताछ करी है। हमने यहाँ उस क्राइम सीन से मिले डीएनए को संभाल कर रखा हुआ है और शायद आने वाले समय में उस डीएनए से ही कोई हमें मैच मिल जाए और हम किसी मुख्य सस्पेक्ट का पता लगा सकें, शायद उसके परिवार का पता लगा सकें जिनसे वो डीएनए मैच हो जाए। अगर वो मैच हो जाता है तो हम यहाँ इस केस को सुलझा लेंगे और पता कर लेंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल ये है जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, वो ये कि आसपास इतने सारे पड़ोसी रहते हैं, 24 घंटे चलते हुए रोड के ऊपर जे का घर था, तो यहाँ किसी ने नोटिस कैसे नहीं किया कि कोई व्यक्ति यहाँ जे के घर के अंदर जा रहा है और वो इतना कांड करने के बाद वापस बाहर भी आ गया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता था? इसके अलावा क्या यहाँ जे के मर्डर के टाइम जे चिल्लाई नहीं होगी? जब उसको चाकू लगे होंगे, जब उसका गला कटा होगा, यहाँ उसके मुंह से चिल्लाहट नहीं निकली होगी? तीसरी बात, यहाँ जे का बच्चा इतनी देर से रो रहा था, उसकी आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी? ये सब कुछ मुझे प्री प्लान जैसा लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ किलर को पता था कि उसे एंड में आकर क्या करना है। तो ये कहानी थी जे की जो आज भी अनसॉल्व्ड है और शायद हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर लेलैंड पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को सॉल्व कर ले। बाकी शायद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि ये केस कभी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि 39 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो आदमी था कौन जो यहाँ उस दिन उस घर में आया था और जे के साथ ये सब कुछ किया। अगर उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो शायद वो इस केस के अंदर कुछ मदद कर सकता था, क्योंकि वही एकमात्र इस केस का गवाह था। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताएं और आप अपनी थ्योरीज कमेंट्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं।